हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज आपकी क्लास है बायोलॉजी की क्लास नंबर 16, जिसमें आज हम देखेंगे आपका टॉपिक है आपका हेरेडिटी, यानी कि आपका आनुवांशिकता। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन हमारा है ड्रीम्स, देन प्लान, देन एक्शन और देन आपका सक्सेस। यानी कि सबसे पहले अपन सपना देखा था कि आप एक सरकारी अध्यापक बनेंगे। उसके बाद आपने प्लान किया था कि किस प्रकार से आप काम करेंगे, है ना। और उसके बाद में आपने एक्शन लिए, कुछ डिसीजंस लिए अपने, है ना। और उसके बाद में एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये जो सीढ़ी है आपकी, वो हर बच्चे के लिए सेम है। क्या है आपकी? हर बच्चे के लिए सेम है। ऐसा कोई बच्चा कह नहीं सकता है कि हमने ये काम नहीं किया उसके बाद में हम सक्सेसफुल हो गए आपके। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप सपना देखें, उसके बाद प्लान बनाएं कि आज मुझे ये करना है, कुछ दिन बाद हमें ये करना है। और उसके बाद में हर उस काम को जो प्लान किया आपने उस पर काम करें। क्या करें? उस पर काम करें, एक्शन लें उस पर, है ना। और एक दिन आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आपकी। तो आज का हमारा पहला सवाल क्या है? तो वो है हमारा, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑन व्हाट इज मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरेडिटी बेस्ड ऑन? बताइए। और ये सवाल था आपका, वो कब आया था? वो आया था आपका बीपीएससी प्री 2011 में। आपका ये सवाल आया हुआ था। तो बताइए किस पर बेस है आपका? तो वो बेस होता है आपका सेक्सुअल प्रोजेक्शन पर। किस पर बेस्ड होता है आपका? तो वो बेस होता है आपका लैंगिक जनन पर। ठीक है ना, याद रहेगा आपका। जो आपके मेंडल्स के लॉ थे, आपके मेंडल्स की जो थ्योरी थी आपकी, वो किस पर बेस्ड थी? तो वो बेस्ड थी आपकी लैंगिक जनन पर, यानी कि सेक्सुअल प्रोजेक्शन पर वो बेस्ड थी आपकी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? तो वो हमारा सवाल है कि आनुवंशिकता शब्द, जो शब्द आपका है आनुवंशिकता शब्द, मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? व्हाट डज द टर्म हेरेडिटी मेनली रेफर टू? और ये सवाल आप कब आया था? ये आपका आया था बीपीएससी टीचर्स में 11-12 जो टीचर का एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर 2030 में, तब आपका ये सवाल आपका आया हुआ था। तो बताइए जो शब्द आपका है हेरेडिटी, उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है आपका जेनेटिक्स। क्या होता है बेटा जी? तो उसका होता है आपका अनुवांशिकी। ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफाइट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो आपको यह बताना है कि जो आपका क्लोरोफाइट है उसमें ऐसा कौन सा लक्षण होता है जिसकी वजह से वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है या कर पाता है ना। जब आपकी क्लास हुई थी सेल वाली, तब आपको समझाया था बाकायदा कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास डीएनए भी होता है, उसके पास आरएनए भी होता है, जिसकी वजह से वो खुद को रेप्लिकेट कर पाता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों की क्या है, उपस्थिति आपकी प्रेजेंट होती यहाँ पर है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है हु डिस्कवर्ड डीएनए, यानी कि डीएनए की खोज किसने की थी? बताइए। देखिए बहुत से बच्चे इसका आंसर लगाएंगे आपका जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। क्या करेंगे? बहुत से बच्चे इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। लेकिन आपको बता दें जो आपका आयोग था उसने इसका आंसर माना है आपका ऑप्शन नंबर ई। क्या माना है? उन्होंने इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर ई, उन्होंने इसका आंसर माना है। अब क्यों माना है? अब मतलब जाहिर सी बात है कि जो डीएनए का जो खोज हुई थी वो एक नहीं, बहुत से वैज्ञानिक ऐसे जिन्होंने काम किया था इस पर, है ना। बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया था। जैसे आपको पता होगा कि जो आपके एक साइंटिस्ट थे, कौन से आपके, फ्रेडरिक मिसर। कौन साइंटिस्ट थे आपके? एक साइंटिस्ट थे आपके जिनका नाम था फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिसर नाम के एक साइंटिस्ट थे आपके, जिन्होंने 1869 में ये बोला था कि एक मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज होती है जिससे उन्होंने इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या दिया था? उसका उन्होंने नाम दिया था
न्यूक्लियन उन्होंने इसका नाम दिया था, है ना। क्योंकि उस टाइम जो आपके माइक्रोस्कोप थे इतने मतलब डेवलप नहीं हुए थे, तो इसलिए मतलब उन्होंने एग्जैक्ट चीज उन्होंने ना नहीं बता पाई थी। उसके बाद में आपके आए थे कौन, उसके बाद आपके आए थे जेम्स वॉटसन, जेम्स वॉटसन एंड आपके फ्रांसिस क्रिक आए थे, है ना। और इन्होंने 1953 1953 में बताया था, क्या बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिया था। जो डीएनए है आपका वो डीएनए से ही बनता है आपका, क्या होता है डीएनए जो आपका है वो डीएनए से ही आपका बनता है ना। क्या बोला था उन्होंने, बोला था क्या दिया था, उन्होंने दिया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव, उन्होंने आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिया था। और कब दिया था, तो वो दिया था 1953 में। और साथ ही साथ उन्होंने मतलब थोड़ी सी और मतलब डीएनए को अच्छी तरीके से मतलब दिखाया था कि हाँ भाई मतलब ऐसा डीएनए आपका होता है ना। उसके बाद में आपके वैज्ञानिक आए थे, कौन से वाले बताइए, तो वो थे आपके कौन, तो वो थे आपके विल्किंस, विल्किंस एंड आपके फ्रैंकलिन, विल्किंस एंड आपके फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्या दिया था उन्होंने, मतलब उन्होंने आपका एक्सरे पर, जो आपका एक्सरे होता है ना, एक्सरे पर बाकायदा काम करके दिखाया था कि ये आपका डीएनए रहता है आपका। उन्होंने विल्किंस एंड आपके फ्रैंकलिन, ठीक है ना। और जो आपके वाटसन और जो क्रिक थे उन्होंने आपका दिया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड, या बोले तो आपका जो होता नहीं है डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उन्होंने, जो आपके थे वाटसन और क्रिक ने, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब इन्होंने इसका आंसर माना है नन ऑफ दिस एबव। अगर आयोग चाहता तो इसका आंसर मान सकता था आपका वाटसन और क्रिक मान सकता था, लेकिन आयोग की अपनी मर्जी चलती है, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है, तो सवाल हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन लिविंग सेल्स। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि आपका कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिकता जो लक्षण होते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, बताइए कौन करता है आपका, आपको सभी को पता होगा कौन करता है आपका, तो वो करता है आपका डीएनए। क्या करता है डीएनए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके कैरेक्टर्स आपके आगे जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। और ये सवाल भी आपका बीपीएससी प्री में 2016 में आपका आया हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे हम, बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है जेनेटिक्स अनुवांशिकी, ऑप्शन बी हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रोबियल सूक्ष्म जैविक, ऑप्शन सी हमारे पास में साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। आप सबको पता है कि साइटोलॉजी क्या होती है आपकी, माइक्रोबायल क्या होता है आपका, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागति के जो अध्ययन होता है उससे क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं जेनेटिक्स, यानी कि द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा है कि डीएनए को किसने अंताप पात्र में बनाया, यानी कि हु क्रिएटेड डीएनए इन विट्रो। जो आपकी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं या जो लैब होती हैं, तो जैसे आपने देखा होगा अभी आपका जो बेबीज होते हैं, जो मतलब माताएं आपको मतलब बेबीज या नहीं मतलब कि बर्थ नहीं कर दे पाती हैं या मतलब माँ नहीं बन पाती हैं, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए होता है आपका इन विट्रो की टेक्निक यूज होती है। क्या होती है उनके लिए आपका
इन विट्रो टेक्निक वहां पर यूज होती है ना। तो उसी प्रकार से सवाल है आपका कि किसने लैब के अंदर डीएनए बनाया था, बताइए। तो किसने बनाया था? तो बनाया था आपके आर्थर कॉर्नबर्ग ने। किसने बनाया था? तो वो बनाया था आपके आर्थर कॉर्नबर्ग सर ने बनाया था, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप तो जानते ही हैं रॉबर्ट हुक्सन ने क्या किया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं सवाल हमारा क्या है। तो सवाल हमारा है डीएनए एक जो आपका डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, अभी बताया था हमने आपको किसने किया था। तो वो किया था आपके, किसने किया था बताइए। तो वो किया था आपका जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने। किसने किया था आपके? तो वो किया था आपके जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था आपके, है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी आप अपने लिए एग्जाम्पल पढ़ के जाइएगा। क्या कीजिएगा? पढ़ के जाइएगा। और आपको बता दें एक बात, पूछे कौन सी, कि जो बच्चे अपना 9th टू 10th वाला एग्जाम देने जा रहे हैं या जो आपका 11th टू 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे? तो वो बच्चे आपका जो आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी है, क्या है आपकी जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है आपकी, उसमें आपका चैप्टर है कौन सा आपका? उसमें चैप्टर है जिसका नाम है आपका, बताइए क्या नाम है उसका। तो उसका नाम है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसे आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि जो चैप्टर आपके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा है क्या है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन थे? बताइए। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? कौन थे आपके? तो वो थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे बेटा जी? तो वो थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल सर थे आपके, है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है? तो सवाल हमारा है द साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाने जाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? देखिए ये आपका आया था छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2011 में, और सेम सवाल आपका आया था कब आया था आपका उत्तराखंड लोअर सम में प्री के 2010 में। सवाल सेम है और इसका आंसर भी कैसा होगा? सेम होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए सवाल सेम है और ये कब आया था? यह आया था आपके उत्तराखंड पीसीएस 2021 में। सवाल हम सेम इसलिए लेके आ रहे हैं कि आपको बता सके कि सेम सवाल भी आपके एग्जाम्स में आते हैं अलग अलग ईयर्स में, ठीक है ना। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो कौन है आपके? तो वो वही है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी जो आपके हरगोविंद खुराना हुए आपके, या थॉमस हंट मॉर्गन हुए आपके, या आपके रॉबर्ट ब्राउन सर हुए, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि द क्लासिकल मेंडल वर्क ऑन हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज परफॉर्म्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म। तो आपको बताना है कि जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल सर थे उन्होंने किस चीज पर अपने जो लॉस थे वो दिए थे। मेंडल द्वारा अपने वंशानुक्रम के नियमों पर किया गया शास्त्रीय कार्य किस जीव पर किया गया था? किस पर किया गया था बताइए। तो वो किया गया था आपके गार्डन पी पर। किस पर किया गया था? तो वो किया गया था आपके मटर के जो होता है आपका, इसकी हिंदी थोड़ी गलत लिखी हुई है पर आप समझ लीजिएगा कौन सी, जो आपकी गार्डन पी होती है उस पर किया गया था, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है कि मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन। मेंडल का वंशानुक्रम वंशागति का सिद्धांत किस पर आधारित है बताइए। तो वो आधारित आपका है किस पर बताइए। तो वो आधारित आपका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित था आपका, है ना। किस पर था, यौन प्रजनन पर था आपका। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा क्या है कि जीनोम मैपिंग क्या है आपका, जीनोम जीनोम मैपिंग रिलेट टू, यानी कि जो आपकी जीनोम मैपिंग होती है वो किस संबंधित होती है आपकी। तो वो होती है मैपिंग ऑफ जीन्स। किससे होती है, जीन्स का मानचित्रण से होती है आपकी, है ना। किससे रहती है, मैपिंग ऑफ जीन्स से रहती है आपकी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। हमारे शरीर में अनुवंशिकता की जो इकाई है उससे क्या कहते हैं बताइए। क्या बोलते हैं उसे हम, तो उसे हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं बच्चा जी, तो उसे हम बोलते हैं जीन बोलते हैं, है ना। जो जीन होता है हमारा वो क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है आपका। क्या होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी आपका रहता है। कौन आपका, जीन आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल दिया हुआ जीन इज, तो जो जीन होता है आपका वो क्या होता है बताइए। तो जीन जो होता है वो क्या होता है आपका, वो एक सेगमेंट होता है किसका, डीएनए का। क्या होता है, तो वो आपका एक सेगमेंट होता है, खंड होता है किसका, डीएनए का एक खंड होता है आपका। कौन, जीन आपका। आगे देखते हैं। सवाल दिया हुआ हमारा, क्या दिया हुआ देखिए। तो सवाल हमारा है चेंज इन द बेस सीक्वेंस, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड। किसी जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं बताइए। सॉरी, मान लीजिए आपके एक आपका जीन है, उसमें कुछ चेंज हो गया, उसमें कुछ चेंज हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे बताइए। तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं बच्चा जी, तो उसे बोलते हैं उत्परिवर्तन बोलते हैं, है ना। आपको बताए थे हम, जो म्यूटेशन होता है वो जनरली आपका दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन कौन से होते हैं आपके, एक होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी कि इसमें पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जिसमें सिर्फ एक जगह पर, सिर्फ एक पॉइंट पर कुछ चीज चेंज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि हेरिडिटरी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट ऑफ क्रिएचर्स बाई। क्या बोल रहा है कि वंशानुगत लक्षण किस वंश में स्थानांतरित होते हैं प्राणियों द्वारा। देखिए जब कोई चीज आपको क्रोमोसोम्स में आ जाती है, और ये बात आप भी जानते हो, जब उसमें म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके चले जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं आपके, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो गुणसूत्र होते हैं वो ही मतलब वो चीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है, आपका वंशानुगत लक्षण जो होते हैं वो आपके ट्रांसफर होते हैं आपके, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ द लिविंग सेल्स। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के अनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है आपका। तो कौन होता है आपका, तो वही होता है आपका डीएनए जो होता है आपका, है ना। जो डीएनए होता है वो ही मतलब जिम्मेदार होता है आपका कैरेक्टर्स को क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपका।
तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए सवाल दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डीएनए मेक्स इट यूनिकली सिचुएटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है कि डीएनए के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उससे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकी जानकारी को संग्रहित करने और संचारित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त बनाती है। तो क्या बनाती है, क्योंकि जो डीएनए होता है आपका कैसा होता है आपका, तो वो आपका डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है बेटा जी, आपका डबल हेलिक्स होता है, जिसकी वजह से वो कैसा होता है, वो आपका स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। ठीक है ना, दो तंतुओं की संपूरकता। तो इसका हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, सवाल दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है कि सेक्सुअल प्रोजेक्शन causes genetic variation because लैंगिक प्रजनन के कारण आनुवंशिक विभिन्नता होती है। क्यों होती है, जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आपने पढ़ा उसमें क्या होती है, फिर उसमें होती है आपकी मियोसिस होती है आपकी, क्या होती है बेटा जी, तो उसमें आपकी फिर होती है आपकी मियोसिस होती है आपकी, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, सफरिंग हो जाती है ना, और जो जीन्स होते हैं आपके वो मिक्स हो जाते हैं, है ना। जब पढ़ाए थे आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो आपकी क्लास सेकंड थी, उसमें जाकर उसे पढ़िएगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत चीज आपको ऐसी बताई है जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है ना, चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। और ये सवाल आपका आया था बीपीएससी प्री 2011 में आपका, समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखते हैं, सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, जो आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी थी आपकी वो किसने दी थी बताइए। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था बताइए, तो वो दिया था आपके सटन एंड बोवेरी ने। किसने दिया था आपका, तो वो दिया था आपके सटन एंड बोवेरी सर ने दिया था। क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों आपको पता है, एक बात पूछिए कौन सी, कि जो आपके मेंडल सर थे वो उन्हें जीते जी मतलब उन्होंने जो काम किया था उनके उसके लिए उन्हें कभी प्रशंसा या कोई सम्मान नहीं मिला था, है ना। उनके जीते जी उन्हें कोई भी सम्मान नहीं मिला था। उसके बाद में क्या हुआ, जब 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे, कौन कौन से, डिवरीज, कॉरेंस और आपके सेनमार्क, है ना, जिन्होंने जो आप जो मेंजल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी डिस्कवरी को दोबारा से किया। क्या किया, डिवरीज ने, कॉरेंस ने और सेनमार्क ने दोबारा से उनकी डिस्कवरी को दोबारा से उन्होंने किया। तो उन्हें पता चला कि जो मेंजल थे उन्होंने मतलब बहुत सी ऐसी चीजें बता चुके थे जो आपके लिए काम की थी, है ना। तो जब उसके बाद में उन्हें वो सम्मान मिला जो उनके जीते जी उन्हें सम्मान नहीं मिला था। तो कह सकते कि मतलब जो वैज्ञानिक थे उनमें सबसे जो अनलकी थे तो वो कौन थे आपके, तो वो थे मेंजल। कौन थे बेटा जी, तो वो थे आपके मेंजल थे, है ना। उसके बाद में 1902 में दो साइंटिस्ट आए आपके, कौन कौन से, सटन एंड बोवेरी, जिन्होंने किस पे काम किया, जिन्होंने काम किया आपके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर काम किया था, है ना। चीजें आपकी और आगे तक पहुंच जाएं, क्योंकि तब तक आपके जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने डेवलप हो चुके थे कि जिससे चीजें आसान हो जाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, सवाल हमारा अगला क्या है, सवाल हमारा आगे का है कि जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रैंकलिन क्रिक आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ, कि जेम्स डी वॉटसन और आपके
फ्रांसिस क्रिक जो थे किसकी खोज से जुड़े हुए थे? बताइए, किससे जुड़े हुए थे? बताइए बताइए। तो वो जुड़े हुए थे आपकी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से, ठीक है ना, यानी कि डीएनए की संरचना से जुड़े हुए थे। तो इसलिए आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2012 में आपका ये सवाल आया हुआ था। आगे देखते हैं, सवाल हमारा है क्या है कि द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी? किसने की थी बताइए? तो वो की थी आपके जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। किसने की थी? तो वो की थी आपके जेम्स वॉटसन और फ्रैंकलिन क्रिक ने की थी, है ना। और जो आपके रोसर फ्रैंकलिन एंड आपके मॉरिस विल्सन से उन्होंने किस पे काम किया? तो उन्होंने काम किया थे आपके एक्सरे पे काम किया था। किस पर काम किया था? उन्होंने आपका एक्सरे पर काम किया था, है ना। और उसके बाद उन्होंने चीजें मतलब और बताई थी खुल के। सवाल हमारा अगला है, वो क्या है? वो है हमारा हु हैज प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? बताइए। तो वो किया था सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था आपके वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले वो काम किया था, जो काम कोई और नहीं कर पाया था, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा क्या है? तो अगला सवाल हमारा है कि नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया? क्या बोल रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वैज्ञानिक हमारे जेम्स डी वॉटसन किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? बताइए, उन्होंने किस पे काम किया था? तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जेनेटिक्स पर काम किया था। किस पर काम किया था बेटा जी? तो उन्होंने जेनेटिक्स पर काम किया था, है ना, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। आगे देखते हैं, सवाल हमारा क्या है? तो सवाल हमारा सिंपल सा है कि जो आपके हरगोबिंद खुराना सर थे इज क्रिएटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? बताइए। हरगोबिंद खुराना को किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है? तो किसका दिया जाता है? तो उन्होंने काम किया था प्रोटीन पर, कि प्रोटीन की संरचना किस प्रकार से काम करती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। किसने काम किया था? तो वो काम किया था आपके हरगोबिंद खुराना सर ने काम किया था आपका, ठीक है ना। चल, और इनको बता दें हम आपको कि और उनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो कब मिला था? वो मिला था आपके 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सवाल सिंपल सा है, इन लेबोरेटरी हु डिड द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, लैब में किसने डीएनए को बनाया था? बताइए किसने बनाया था? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो वो किया था आपके खुराना सर ने। किसने किया था? तो वो किया था आपके खुराना सर ने किया था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल हमारा अगला है कि हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? तो वो दिया था आपके बर्बरा मैकक्लिंटॉक, ठीक है ना। किसने दिया था? तो वो दिया थे आपके बर्बरा मैकक्लिंटॉक ने किया था आपके, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल हमारा क्या है? सवाल हमारा है द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, कौन सी शुगर आपकी प्रेजेंट होती है डीएनए? बताइए। तो वो होती है आपकी कौन सी? बताइए। तो वो होती है आपकी डीऑक्सीराइबोस। कौन सी होती है आपकी? तो जो शुगर होती है वो होती है आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है आपकी, इसीलिए इसे बोलते हैं ना डीएनए, क्या बोलते हैं इसे? डीएनए बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यही बोलते हैं ना। और उसी प्रकार जो आपका आरएनए होता है उसमें आपकी होती है राइबोस शुगर होती है आपकी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सवाल सिंपल सा है, क्या है आपका? राइबोजाइम आर, राइबोजाइम क्या? बताइए।
तो राइबोजाइम एक मतलब एंजाइम है किसके लिए, जो काम करता है आपके आरएनए के लिए काम करता है ना। तो इसका हो जाएगा आपका आरएनए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है जो आपका आया था छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 में, क्या आया था कि क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पेसीज, किसी प्रजाति में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कैसी रहती है, वो हमेशा सेम रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका। ठीक है ना। कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब उम्र के साथ में बढ़ जाए क्रोमोसोम्स आपके, या उम्र के साथ मतलब घट जाए आपके, या बजट के साथ में बढ़ जाए आपके, ऐसा वहां पर नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम। तो आपको बताना कि इनमें से किसके पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। देखिए बंदर, तितली और जो बाघ होता है आपका, बंके बटरफ्लाई टाइगर जो होते हैं उनके पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, परंतु जो आपकी छिपकली होती है उनके पास सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, उनके पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। किसके पास में, छिपकली के पास में। बोले तो लिजार्ड के पास में सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। और ये सवाल आपका यूपीपीसीएस मेंस में आपका आया था कब, 2004 में। आगे देखते हैं। सवाल सिंपल सा है, क्या है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए। कितने होते हैं बेटा जी, तो वो होते हैं आपके 46 होते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। सवाल हमारा अगला क्या है, तो सवाल हमारा अगला है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स फाउंड इन द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है, मनुष्य की जो मानव शरीर जो होता है उसमें कितने गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं। अभी पूछा गया था आपसे कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। अब पूछा गया आपको कितने जोड़े में होते हैं। तो कितने जोड़े में होते हैं, तो वो होते हैं आपके 23 जोड़े में होते हैं आपके, है ना। तभी तो हो जाएगा ना। तभी तो हो पाएंगे ना आपके 23। तो कितने जाएंगे आपके, तो वो हो जाएंगे आपके 23 आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आपके। सवाल हमारा है, क्या है, मेल जीन कॉन्स्टिट्यूएंट इज। पुरुष का जो जीन घटक होता है वो कैसा होता है आपका, तो वो होता है आपका एक्स वाई। कैसा होता है बच्चा जी, तो वो होता है आपका एक्स और वाई आपका होता है आपका, है ना। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें कैसा होता है, उनमें होता है आपका एक्स और एक्स। किसमें, आपका फीमेल्स में। चलिए आज का आपका अंतिम सवाल, तो वो क्या है आपका, तो वो हमारा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इन मैनकाइंड गिव बर्थ टू अ मेल चाइल्ड। यानी कि मानव जाति में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन एक लड़के को जन्म देता है बताइए। अगर आपका वाई आपका मेल से आता है और एक्स एक्स आपका फीमेल से आता, महिला से आता है, तो आपका एक मेल चाइल्ड बन जाएगा। क्या बनेगा आपका, एक मेल चाइल्ड बनेगा। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, जो मेल होता है उनमें क्या होता है, उसमें होता है आपका एक्स और वाई रहता है ना। और ये बात आप भी जानते हो कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, है ना। और जो मेल होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास में हमारा एक्स और वाई रहता है। अब हमको चाहिए वाई चाहिए, और वाई फीमेल के पास में नहीं होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो जन्म होता है बच्चे का, उसका जो लिंग होता है उसका निर्धारण कौन करता है, तो वो करता है आपका मेल। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए बेटा जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।